नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस IAS पर। साथियों, आज हमारा डे 16 है और आज हम आपके लिए एक डिस्कशन करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। जो यह है यूपीएससी के PYQ का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आयोग का पैटर्न बदल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी को फॉलो करना चाह रहा है, बल्कि शुरू कर दिया है फॉलो करना। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, अभी जो यूपीएससी के PYQ हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे कि किस प्रकार से उनका आंसर लिखना है। और यूपीएससी के वे PYQ हम डिस्कस करेंगे या उनके आसपास के एरिया डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा बदल बदल कर, जिसकी संभावना ज्यादा है पूछे जाने की। अब जैसा आप जानते हैं कि बड़ा ही कठिन क्वेश्चन होगा, बड़ा लेंथी होगा, 4-5 लाइन का, वो आयोग नहीं पूछता है जनरली। केवल वो हमारा जो पूछता है वो केवल एथिक्स के पेपर में पूछता है। इधर अभी भी देखा जाए कंपेरेटिवली, फिर भी थोड़े आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी वही PY को डिस्कस करेंगे जो अभी संभावना हमें है। तो देखिए, एक अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, ये विशेष बैच चल रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए है जो चाहते हैं कि इसी बार मेंस आर या पार कर दिया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे अनुभवी छात्र हैं और जिनका 1 या 2 चांस बचा है, कुछ ऐसे हैं और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या चाहते हो कि इसी बार मेंस कर दूं मैं, भले ही मेरा पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, तो आप इससे विशेष बैच से जुड़ जाइए। इसमें ये सब दिया हुआ है। देखिए, 2 के बजाय 3 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं। लाइव आंसर राइटिंग सैटरडे को होगी और कॉपीवुलेशन होगा, मॉडल आंसर होगा। और बार बार आपकी क्वेरी आ रही है कि सर ये फीस क्या है, ये पूरे GS 1 to 6 की है? नहीं, ये GS 1 की फीस है, जो हमारा 15 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। एक बैच की ये फीस है। बाकी इसके बैच अगला GS 2 बैच शुरू होगा, उसको आपको उससे जुड़ना होगा, तो फिर से जुड़ सकते हैं इतना पे करने के बाद। देखिए, ये आपको पता होगा, आप भी इधर उधर क्वेरी करते हैं कि इतने में आपको कोई देगा नहीं है। पूरा GS 1 to 6 वो अफोर्डेबल ही नहीं, एक्चुअली देगा क्या, नहीं देना तो हम भी चाह रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ना, एक क्वेश्चन चेकिंग के पैसे लगते हैं, टाइप कराने के पैसे लगते हैं, तो इसमें कॉस्ट आती है। चलिए, किसी को फिर भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आज ये बैच शुरू हो चुका है 15 अप्रैल को। जुड़ना है तो 1-2 दिन में जुड़ जाइए, क्योंकि फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। 3-3 क्वेश्चन डेली है, सैटरडे लाइव टेस्ट हो जाएगा, तो फिर उतना कवर नहीं हो पाएगा। तो सोचिए मत, अभी टॉपर्स बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी अभी से कीजिए, हमसे जुड़िए या कहीं भी जुड़िए। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऋग्वैदिक। देखिए, ये अभी यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कालीन सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में आए परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो क्या पूछा है कि भाई जो परिवर्तन आए हैं ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल के मध्य जो आए हैं, तो परिवर्तन कहाँ कहाँ आएंगे। देखिए भाई, परिवर्तन क्या है, समाज वहां रह रहा तो सामाजिक परिवर्तन होंगे। जैसे समाज में क्या हो सकता है, शिक्षा पद्धति में बदलाव आए हैं, महिलाओं के अधिकारों में बदलाव है, पारिवारिक संरचना में बदलाव आए हैं। तो जो भी समाज से संबंधित बदलाव होते हैं, वो उन सबको सामाजिक बदलाव में लेंगे। फिर प्रशासनिक या राजनीतिक बदलाव आ सकते हैं कि पहले क्या था, मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जैसे पहले क्या होता था कि मान लिया कोई चुना जा रहा है, अब कैसे बन रहा है राजा, इस प्रकार के बदलाव आते हैं। तीसरा क्या होगा कि आर्थिक बदलाव आएंगे। अच्छा देखिए, जब भी सामाजिक बदलाव आएंगे या आर्थिक बदलाव आएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये है कि अगर आर्थिक बदलाव आते हैं तो सामाजिक बदलाव आएंगे, और सामाजिक बदलाव आता है तो आर्थिक बदलाव आएंगे। जैसे आपने देखा होगा, औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में। जब औद्योगिक क्रांति आई, उस मशीनों का प्रयोग होना शुरू हुआ, तो समाज में भी परिवर्तन है, क्योंकि आर्थिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, उत्पादन बढ़ाना था, तो महिलाएं काम करने के लिए घर से बाहर निकली, उनकी आय बढ़ी, महिला सशक्तिकरण हुआ। ये सब, जब भी कोई आर्थिक बदलाव होता है तो सामाजिक बदलाव होना लाजिमी है। और ऐसे उल्टा है, जब सामाजिक बदलाव होगा भाई, जैसे अभी भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जब भारत का समाज, आप 40-50 साल पहले चले जाइए, अपने अपने फादर की के टाइम में, वहाँ क्या था, कम खाते थे, अपना सिंपल सा पहनते थे, तो कोई ज़्यादा उनका खर्चा नहीं था और वो आराम से ही जीवन यापन करते थे। अभी क्या हुआ, अभी उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई है। उससे क्या हुआ, सामाजिक बदलाव के कारण LPG लाना पड़ा, क्योंकि अब जॉब चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए, तो अब महंगे कपड़े चाहिए लोगों को। अब सिंपल कपड़ों में काम नहीं चलेगा, अब दिखावा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग क्या करते हैं, पहले तो कोई लोन लेता ही नहीं था, अब लोग क्या कर रहे हैं, EMI पे आईफोन भी ले रहे हैं। अब सोचिए कितना सामाजिक बदलाव आ रहा है कि आईफोन के लिए EMI से आईफोन ले रहे हैं। कोई घर गाड़ी लेगा तो बात मानते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये मजाक की बात है। देखिए, ऋग्वैदिक काल जो है, जब ये सामाजिक संरचना और आर्थिक परिवर्तन बताने हैं, इसने तो पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नहीं पूछेगा तो भी
अगर ये नहीं पूछता है, केवल बदलाव पूछता है कि क्या क्या परिवर्तन है, तो फिर हम क्या करेंगे, सामाजिक ऐसे हेडिंग डालेंगे, आर्थिक ऐसे डालेंगे, राजनीतिक या प्रशासनिक लिख देंगे, ऐसे डाल देंगे, है ना। फिर हम 3 प्रकार से बता देंगे अभी, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक पूछा है तो उनके ऊपर ही फोकस रखेंगे, इसमें ही सारा कुछ कवर हो जाएगा उत्तर। अब देखिए, जैसे बताया था कि जब भी किसी कालखंड का या किसी राजा का या किसी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश कीजिए उसका जो है काल लिख दीजिए यहाँ ना, ऐसे ब्रैकेट में। और ये पूरा नहीं लिखना कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य था और इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ 1000 से 60 ईसा पूर्व, ऐसे नहीं लिखना है। कालखंड केवल संक्षेप में ब्रैकेट में लिख देना है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको नॉलेज है। बस एक लिख दीजिए, दूसरा ना लिखिए, टाइम में तो दोनों लिख दीजिए, और ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो हो जाएगा आसान काम, टाइम बचेगा और जगह बचेगी। तो ऋग्वैदिक काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो इसके बाद आया 1000, भाई जब यहाँ ये खत्म होगा तो इसके बाद ये शुरू हुआ, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य संक्रमण का काल था। ये तो पता ही आपको, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी चरण था, क्योंकि उस समय ना बड़े बदलाव आए, अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे लोहे की खोज हुई और महिलाओं को जो है स्थिति में गिरावट आई, ये सब। इस दौरान देखिए लोहे की खोज और कृषि के विस्तार ने कबीलाई सामाजिक ढांचे को बदल दिया, इतना लिख सकते हैं आप ना। अब जिससे समाज में वर्ण वर्ण आधारित जटिलता और अर्थव्यवस्था में अधिशेष उदय हुआ। देखिए ये क्या है इसका मतलब, भाई ये परिवर्तन तो है ही, ये तो लिख दिया। अब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, लोहा जब भी खोजा गया तब भी क्या होता है, औद्योगिकरण बढ़ता है। तो औद्योगिकरण बढ़ेगा, उस समय क्या था, उस समय कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं, तो लोहे की खोज से क्या हुआ, हथियारों का विकास हुआ, हल का विकास हुआ, खेत जोतने शुरू हुए। पहले जो पशुपालक जो पहले क्या था कि पशुपालक समाज था, केवल पशु पालता था और दूध दूध दो के अपना काम चलाता था। फिर क्या हुआ, वो कृषि करने लगा, जब औजार बने उसके पास, कुदाल आया, हल आया, भाई हल से सॉरी लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई, हल कुल्हाड़ी उलाड़ी सब चीज बना सकते हैं। तो ये हल ही तो है जिसने इतनी समस्या बढ़ा दी कि अब उनका हल हम खोज रहे हैं, मतलब ये लोहा है। कहने का मतलब ये लोहा आज भी क्या इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांडिंग धातु है। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, भाई किसी के पास पैसे आएंगे ज्यादा, किसी के पास कम, तो समाज में वर्ण व्यवस्था कठिन होती चली जाएगी। पहले तो क्या था, एक रेस्पेक्टेड जॉब थी कि भाई आप मेरा लकड़ी का काम कर रहे हैं तो मैं आपका लोहे का काम कर देता हूँ, मैं आपके कपड़े का काम कर देता हूँ, पहले ये था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको वर्ण व्यवस्था में बदल दिया कि भाई ये कठोर होती चलेगी कि नहीं, ये व्यक्ति जो है इसका यही काम करेगा। और अर्थव्यवस्था में अधिशेष उत्पादन हुआ। भाई पहले क्या था, खाते थे केवल, अब क्या है, जब लोहे का प्रयोग करेंगे तो खेती बाड़ी ज्यादा उत्पादन होगा, तो एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका था। जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन शुरू होगा तो व्यापार बढ़ेगा। आगे देखते हैं अब सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन आया। देखिए जैसे बताया था, उत्तर ऐसे लिखेंगे बिल्कुल। देखिए अब मैंने ना ये देखिए आप बिल्कुल उत्तर आपको ऐसे लिखना टू द पॉइंट। अब बड़े बड़े उत्तर वो जो है पीडीएफ का बोझा ढोना छोड़ दीजिए, जब आप हमसे जुड़ चुके हैं तो यहाँ टू द पॉइंट देखिए सीधा। तो क्या हुआ, ऐसे हेडिंग डालेंगे या ऐसे डाले, कुछ भी डाले, लेकिन आप बदलते रहे। मैंने बताया कि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग बदलाव लाए, हर में नहीं तो हर एक दो के बाद थोड़ा परिवर्तन लाए। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्या था। अब इसके इस ना ये उत्तर 2 प्रकार से लिख सकते हो, आप एक टेबल में लिख सकते हो ऐसे बना के ना, कि इधर ऋग्वैदिक काल, इधर उत्तर वैदिक काल। फिर यहाँ करोगे आप वर्ण व्यवस्था, ऐसे सबसे पहले डालेंगे सामाजिक संरचना, फिर नीचे डालेंगे 2 भागों में डालेंगे, अगले पेज पे लिखेंगे जो भी है दूसरा आर्थिक संरचना। तो फिर उसके तहत क्या करेंगे, सब हेडिंग वर्ण व्यवस्था डालेंगे, फिर यहाँ इसका पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक समता डालेंगे, इसका पॉइंट लिखेंगे। ऐसे तो अच्छा लगेगा, इधर ऋग्वैदिक इधर उत्तर वैदिक, वो भी लिख सकते हैं आप। मैंने अभी ऐसे समझा दिया है क्योंकि टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आज वीडियो बनाना जरूरी था, कल मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था, इसलिए आज ये बनाना था। तो ये है हो गया शायद, कोई नहीं, देखते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। कैसे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ लेकिन जो है समाज जन आधारित था, जहां वर्ण व्यवस्था का आधार क्रम था न कि जन्म। जन्म से उस समय कोई वर्ण या जाति नहीं थी, केवल कर्म से थी। अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे बढ़ई कहेंगे, कोई ये लड़ाई का काम कर रहा है तो उसे क्षत्रिय कहेंगे, या कोई व्यापार का काम कर रहा है तो उसे वैश्य कहेंगे। तो दूसरा क्या था, सामाजिक समता थी। समाज में जो है कठोर वर्ग विभाजन का अभाव था। अधिकांश लोग क्या है, कबीले के सदस्य अर्थात विष के रूप में होते थे कि बस ये हमारे कबीले का सदस्य है, ऐसे उसको मान्यता मिली थी लोगों को। आपस में भाईचारा और समानता ज्यादा थी, समतामूलक समाज था बेसिकली। महिलाओं की स्थिति जैसे बताया था कि इस समय अच्छी थी,
ऋग्वैदिक काल में महिलाएं पढ़ती भी थी, सभा समितियों में भाग भी लेती थी, और महिलाएं जो है ना बड़ी ही इंटेलिजेंट महिलाएं भी थी उस समय के। आपको 2-4 महिलाओं के नाम दे सकते हैं। दूसरा देखिए, अब यही सामाजिक संरचना में हम ये ऋग्वैदिक काल का बताया क्योंकि अंतर बताना है, परिवर्तन कैसे हुआ। उसके तुरंत बाद उत्तर वैदिक काल लिखेंगे। देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या था, कबीलाई समानता थी, कबीले बने हुए थे। कबीले बने थे ना, एक एक जगह रहते थे सारे, क्योंकि जंगल में निवास करते थे, है ना, तो ऐसे कबीले बना के रहते थे वो। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, क्योंकि ये इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ही कहीं लिख देंगे। अब नीचे आइए, वर्ण व्यवस्था में क्या था, समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो चुका था, और जन्माद्रत्य बन गया कि अब ब्राह्मण के घर होगा तो ब्राह्मण होगा, वैश्य के घर होगा तो वैश्य होगा, शूद्र के घर पैदा हुआ तो शूद्र होगा। तो ये तब से ही चली आ रही है, उत्तर वैदिक काल से ये व्यवस्था, आज भी यही व्यवस्था चली आ रही है। अब तो सरकार ने भी इसको मान्यता दे रखी है, भाई अगर ये इस जाति में होगा तो उसी जाति का रहेगा। आप धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। कमाल की बात है। देखिए गोत्र व्यवस्था, अब जब ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कठोर होगी तो गोत्र व्यवस्था अपने आप में फिर उसका जन्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है बांटना। अभी पहले एक समाज था, फिर वर्ण में बटा, अब जातियों में बटेगा, फिर गोत्र में बटेगा, उसके बाद ऊंच नीच में बटेगा। आज भी क्या है, बढ़ते ही तो जा रहे हैं। अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया हमारी, कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, क्योंकि हमें बटने की आदत थी शुरू से ही। देखिए गोत्र प्रथा चली, अब ये और आफत आ गई। क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जो कालांतर में विवाह और पहचान का आधार बनी। अब क्या होता है, आप देखते हो खाप पंचायत वगैरह, अगर कोई अपने ही गोत्र में शादी कर लेता है तो उसको मार देते हैं। तो अभी इतना कठोर हो चुका है ये भी, जाति के अंदर भी एक किस्म से देखिए ऐसी ये सब डिवीजन हो चुका है। महिलाओं की स्थिति, भाई अब क्या हुआ, समाज में पितृसत्तात्मकता बढ़ी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, और उनके उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो जैसे कि वो पढ़ाई वढ़ाई जो लेते थे इस प्रकार से, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए आर्थिक संरचना में परिवर्तन क्या है, भाई पहले पशुपालक था, और फिर अभी क्या हुआ, कृषि प्रधान हो गया समाज। ये पहले ऐसे जो मेन हेडिंग है वो इनका लिखेंगे यहीं के यहीं, क्योंकि आगे आपको डोट लगा के नहीं लिखना है, बस इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगी ये जो है अब ये ना सही डायरेक्शन में जाएगा, वो आपके पॉइंट पड़ेगा भी नहीं फिर, क्योंकि जैसे पशुपालक लिखा आपने और यहाँ कृषि प्रधान लिखा तो समझ जाएगा कि भाई अब इनसे ही जुड़े हुए पॉइंट एक्सप्लेन करेगा ये लड़का, तो इसका कंसेप्ट क्लियर है। तो देखते हैं मुख्य व्यवसाय क्या था, भाई जीवन का आधार पशुपालन था। आपको पता होगा गाय को अगन्या बोलते थे। गाय का उस समय महत्व काफी ज्यादा था, क्योंकि गाय ही उनको दूध देती थी और उनका क्या है जीवन मतलब एक किस्म से पेट भरती थी। गाय मुख्य संपत्ति थी और विनिमय का आधार था। जैसे आज पैसे चलते हैं ना, उस समय गाय चलती थी, यहाँ पे मुझे एक गाय दे दो और ये ले लीजिए मुझसे दूसरी जरूरत की जो भी चीजें हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, कृषि। कृषि का दूसरा स्थान था, मतलब पहला क्या था, पशुपालन, कृषि। ठीक है भैया अपना पेट भर रहा है, कृषि बाद में करेंगे, अब टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो भी केवल खाने पीने के हिसाब से की जाती थी, है ना, इन्हें कोई बिजनेस विजनेस की टेंशन नहीं थी, जैसे आज लोगों को है। कर प्रणाली क्या था, एक बलि नामक कर होता था, ये प्रीलिम्स में पूछता है, याद कर लीजिए। ये स्वैच्छिक था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया, ये अनिवार्य बना दिया कि आपको टैक्स देना ही देना है। जैसे आज भी टैक्स देते ही देते हैं लोग, जिसे स्वेच्छा से राजा को भेंट किया जाता, भाई जनता खुद से देती कि लो बलि ले लीजिए। देखिए बलि अभी भी जब धार्मिक कर्म कांड होते हैं, बलि व्यक्ति अपने स्वेच्छा से ही तो देता है, तो ये इसका कंसेप्ट तो वही था। बोलते हैं ना भाई कोई बलि चढ़ा रहे तो स्वेच्छा से दे रहा, भगवान थोड़े मांगना रहे बलि उनसे। तो ये सब स्वेच्छा से था, ये तब से ही चला रहा है। अभी उत्तर वैदिक काल में जब प्रवेश करते हैं तो कृषि प्रधान हो जाएगा। अब क्या होगा, लोहे, जिसे श्याम अयस बोलते थे, श्याम अर्थात काले रंग का, है ना। तो ये उसमें भी पूछता है क्या, पर्यायवाची में आरोह में, तो याद कर लीजिए आप। के प्रयोग से देखिए गंगा घाटी में सघन कृषि का संभव बनाया, और अर्थव्यवस्था क्या हुई, कृषि प्रधान हो गई। अधिशेष उत्पादन होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। अब क्या होगा, अधिशेष उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। भाई किसी के पास जब एक्स्ट्रा चीज होती है तो उसका बिजनेस करते हैं, उसे दे देता है किसी को। अब फैक्ट्री में जो क्या प्रोडक्शन होता है वो अपने खाने के लिए थोड़ा ही करते हैं, अपने घर के लिए इतना, तो वो व्यापार बढ़ता है उससे। राजस्व प्रणाली, अब जब व्यापार बढ़ेगा तो मुद्रा का विकास होगा, राजस्व प्रणाली होगी, और एक किस्म से जो है कर क्या है, अब राजा भी लाभ उठाएगा उस चीज का, लोग पैसे कमा रहे तो भाई आप हमें कर दीजिए। बलि अनिवार्य कर बन गया। अब राजा के लिए क्या हुआ, नियमित कर संग्रह आवश्यक हो गया, ताकि स्थायी प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखे। देखिए ये भी जरूरी लिखिए आप पॉइंट। क्यों क्यों आवश्यक हुआ, भाई पहले क्या था, पहले तो कुछ काम ही नहीं करते थे लोग। अब ना उनके लड़ाई झगड़े होने, तो फिर क्या करना, कुछ भी नहीं, राजा को खर्चे नहीं था, राजा का प्रशासन में, तो लोगों ने जो दिया उसी से खर्चे चल रहे। अब क्या हुआ, अब जब व्यापार होगा उनके झगड़े होंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी, दुनिया भर की आफत आएगी, तो राजा को भी प्रशासन में क्या है, लोग बढ़ाने पड़ेंगे।
नागरिकों की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी जब वो राजा है, तो उसको भी तो खर्चा चाहिए। अब जब नागरिक बढ़ेंगे तो उनको वेतन वगैरह चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, चलो भाई अब आप ही एक बलि नामक जो कर है, जो पैसा कमा रहा है, आप अनिवार्य दे दीजिए राजा को टैक्स के रूप में। तो ये हुआ, आपको समझ आ गया होगा आई होप। और ये निष्कर्ष देख लेते हैं छोटा सा। अब देखिए निष्कर्ष में थोड़ा एक आध कीवर्ड लगा देंगे जैसे मैंने बताया। अच्छा देखिए अगली क्लास जो है ना कीवर्ड के ऊपर मैं बनाऊंगा, और वही जो माइक्रो नोट्स की जो है GS3 की, वो क्लास कल या आज रात को बना दी जाएगी, जिससे कि वो माइक्रो नोट्स आप बनाते रहे, नोट्स भी आपके पास होंगे अच्छे से, तभी आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। और कीवर्ड का क्या महत्व है, मैं GS3 के कीवर्ड बता दूंगा आपको, कम से कम 15 से 20 या 25 कीवर्ड, जो आप कहीं भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए एक निष्कर्ष देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का संक्रमण भारतीय समाज की को जनजातीय सरलता, देखिए पहले जनजाति आज भी सरल होती है ना, जनजातीय सरलता से कहाँ लेकर गया ये, संगठित, स्त्रीकृत और राज्य केंद्रित व्यवस्था के लिए ले गया, क्योंकि अब राजा का कंट्रोल बढ़ गया, जिसने आगे चलकर महाजनपद काल, अब महाजनपद काल में जानते हैं कि 8 महाजनपद यूपी में थे, हमारा जो वर्तमान यूपी है ये याद कर लीजिए, पीढ़ी से पूछते हैं। महाजनपद काल और शहरी सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसके आगे क्या हुआ, आगे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, आप देखते हैं। फिर उसके बाद गुप्तकालीन, मौर्यकालीन कितने बड़े बड़े नगर बने, भव्य भव्य नगर बने। तो ये सब जो है ऐसे ही एक चीज का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। और मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री क्वेश्चन में जब भी आप निष्कर्ष लिखेंगे, वर्तमान जो जिस समय का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आगे से जोड़ देंगे, ये बेस्ट निष्कर्ष होता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको ना तो निष्कर्ष याद करना है, ना रटना है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैंने बताया था कि अगर मौर्य काल का क्वेश्चन होता है तो उसको आगे से गुप्त काल से जोड़ दिए, ऋग्वैदिक काल का आता है तो उत्तर वैदिक काल से जोड़ दिए। यहाँ दोनों ही है, ऋग्वैदिक भी है उत्तर वैदिक भी है, तो यहाँ आपस में तो जुड़ेंगे नहीं। अब आगे क्या करेंगे, हम महाजनपद काल से जोड़ देंगे जो इसके बाद है। तो यही हिस्ट्री के क्वेश्चन के निष्कर्ष लिखने का एक तरीका होता है, और ये सबसे आसान, बेस्ट और एकदम बिल्कुल जिससे क्या बोलते हैं अंक मिलने वाला जो है तरीका है। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि अच्छा आपको हिस्ट्री ये तो पता ही है, आपको आगे के इम्पैक्ट भी पता है कि आगे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आज समाप्त करते हैं। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले साथी ये देख लीजिए। और दोस्तों ये बैच से जिसको जुड़ना है जुड़िए, आप एक बार जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि लाइव टेस्ट और रिवीजन जो हो रहा है वो इसका मेन फीचर है। और मॉडल आंसर तो ऐसे दिए ही जाएंगे जैसे हम दे रहे हैं, बाकी 1-to-1 डिस्कशन होगा, कोई भी इशू आता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। और बिना कहे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हमारे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।